नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर चार्ज से जुड़ा बिल लोकसभा में किया पेश। साथ ही विदेशी पूंजी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदमों का प्रस्ताव। व्हाट्सएप ने बिना चेतावनी कई यूजर्स को रिव्यू प्रक्रिया में डाला। उपभोक्ता नहीं कर पा रहे व्हाट्सएप का इस्तेमाल, 24 घंटे के अंदर रिव्यू कर कंपनी देगी जवाब। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में हवा में हड़कंप, टर्बुलेंस में फंसे कई यात्री घायल। दिल्ली एयरपोर्ट पर करवाई गई सुरक्षित लैंडिंग। बाजार की क्लोजिंग को लेकर आज भी भारी कंफ्यूजन। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के चलते ट्रेडर्स और ब्रोकर्स रहे परेशान। इंडेक्स और स्टॉक्स के स्पॉट और फ्यूचर्स भाव में फिर भारी अंतर। कल आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी पर बाजार की नजर। बदलते इकोनॉमिक हालात के बीच आरबीआई के सामने बड़ी चुनौतियां। आवाज एमपीसी के मुताबिक रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं। रांची में छात्रों का जंतर मंतर जैसा प्रदर्शन जारी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी ने छात्रों को लेकर विपक्ष पर दोहरे रवैये का लगाया आरोप। तमिलनाडु में एक्ट्रेस त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। रैली के दौरान डीएमके नेता ने दिया था बयान। महिला आयोग और टीवीके ने की थी पुलिस में शिकायत। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर चार्जेस से जुड़ा बिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में पेश कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा दूसरे बिल भी पेश किए गए हैं, जिनमें विदेशी पूंजी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदमों का प्रस्ताव शामिल है। तो लंबे वक्त से इस बिल पर बातचीत जारी थी और आज लोकसभा में एमडीआर चार्जेस से जुड़ा बिल वित्त मंत्री की तरफ से पेश कर दिया गया है। और अब डिटेल्स ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो यही सवाल कि क्या अब डिजिटल ट्रांजैक्शन महंगा होने वाला है? देखिए, हम आप जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, तो ये सब महंगा होगा, इसकी संभावना तो मुझे दूर दूर तक फिलहाल नहीं दिख रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्जेस से जुड़ा हुआ जो कानून है उसमें बदलाव करने का रास्ता साफ हुआ है, क्योंकि वित्त मंत्री ने एक खास बिल पेश किया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बदलाव का। इसके तहत क्या होगा कि अब तक सरकार ने कानून के जरिए ये तय कर रखा था कि बड़े बड़े बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल ट्रांजैक्शन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर, चाहे आप यूपीआई के जरिए कर रहे हो या डेबिट कार्ड के जरिए कर रहे हो, उस पर कोई भी चार्ज, किसी भी तरह का चार्ज कोई नहीं ले सकता है, चाहे एमडीआर चार्जेस क्यों ना हो। अब इस नियम में बदलाव किया जा रहा है। अब सरकार ये कह रही है कि हम एक लिस्ट जारी करेंगे, उसमें बताएंगे कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है जिस पे आपको चार्ज नहीं लेना है, बाकी पे चार्ज ले सकते हैं। तो जाहिर तौर पे नियम बदलेगा तो कई सारे ट्रांजैक्शन चार्ज के दायरे में आ सकते हैं, लेकिन आम लोग जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर चार्ज की संभावना मुझे कम दिख रही है। हालांकि ये बिल है, बिल पारित होगा, उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर आरबीआई की तरफ से भी कुछ गाइडलाइन जारी किए जाएंगे, तब जाके लागू होगा। जी लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा बिल में और क्या कुछ अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं? देखिए, जो वित्त मंत्री ने बिल पेश किया है उसका नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। उसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ा हो, जिसका जिक्र मैंने कर दिया। दूसरा जो बाकी जो 2 बिल हैं उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, विदेशी पूंजी के आने का रास्ता आसान किया गया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात की गई है। तीसरी बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान किया गया है। तो विदेशी पूंजी को लेकर मैं एक बात कह दूं कि ग्लोबल फंड जब भारत में पैसा लाते हैं, फॉरेन फंड लाते हैं, तो उसको
इंडिया में कारोबार अब तक माना जाता था, अब इसको इंडिया में कारोबार का दर्जा नहीं होगा। इससे फायदा ये होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भारत में लाएंगे, उनके लिए निवेश की शर्तों में भी बड़ी कटौती की गई है। ऐसे ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसमें भी जो टैक्स फ्री डिविडेंड है वो नए टैक्स रिजीम में भी मिलता रहेगा निवेशकों को, इसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ दूसरे जो कानून है, डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर के लिए मंजूरी की प्रक्रिया आसान होगी। विदेशी डेटा सेंटर यहाँ पे लीज मॉडल पर भी अपना कारोबार कर सकता है। पहले ऑनरशिप जरूरत था, अब उस ऑनरशिप की शर्त को हटा दिया गया। ऐसे कई सारे प्रावधान किए गए जो विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, इस अहम बिल पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं व्हाट्सएप की। क्या अचानक आपका भी व्हाट्सएप बंद हो गया है? जी हाँ, व्हाट्सएप ने बिना किसी चेतावनी के कई सारे यूजर्स को रिव्यू प्रक्रिया में डाल दिया है, जिसकी वजह से यूजर्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पूरी खबर बता रहे हैं असीम मनचंदा। अगर आप लोगों से जुड़ने के लिए और अपने रोजाना के कामकाज के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल व्हाट्सएप ने बहुत सारे यूजर्स को बिना किसी चेतावनी के रिव्यू प्रोसेस के अंदर डाल दिया है। जब उपभोक्ता ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना चाहा तो उसके पास मैसेज आया कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपका अकाउंट 24 घंटे के लिए रिव्यू के अंदर है। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने की सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की कि उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया और वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कंपनी का कहना है कि अपने यूजर्स को सेफ कर रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं, तो हम बार बार ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। हमने अब जो भी यूजर जिनका भी अकाउंट रिव्यू में गया है वो उनको चेतावनी दी गई है और वो 24 घंटे के बाद ही अपने अकाउंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये आपके लिए भी एक चेतावनी भरी खबर हो सकती है, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपका अकाउंट ऐसे ही ब्लॉक हो सकता है और हो सकता है कि आप उसके बाद रिव्यू के बाद आप उसका इस्तेमाल भी ना कर पाए। तो व्हाट्सएप का कहना है कि जो हमारी गाइडलाइंस है उसका यहाँ पर पालन नहीं किया गया, लेकिन आगे चल करके कंपनी इन अकाउंट्स को रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। असीम मनचंदा, CNBC से आवाज, दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत की संसदीय समिति काफी ज्यादा नाराज है। IT पर संसदीय समिति ने सोशल मीडिया की हरकतों को भारत को अस्थिर करने की साजिश बताया है। समिति ने कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को फेसबुक से हटाए जाने पर जकरबर्ग को अल्टीमेटम दे दिया है। संसदीय समिति अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने इसे देश को अस्थिर करने का प्रयास बताते हुए मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग से सार्वजनिक माफी की मांग की है। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि अगर जकरबर्ग माफी नहीं मांगते हैं तो IT एक्ट की धारा 79 के तहत मेटा की सेफ हार्बर सुरक्षा समाप्त कर दी जाएगी। जो वो माफी मांग रहे हैं, ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। 3-4 चीज़ों, एक तो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का जो CSAM जो है उसमें यूट्यूब के पास भी वो कंटेंट रहता है, मेटा के पास भी वो कंटेंट रहता है और चाइल्ड एब्यूज के कंटेंट को नहीं उतारते। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है। भारत सरकार के ये दोनों नियम बड़े सख्त हैं और उसके ऊपर ये होम मिनिस्ट्री की भी बात नहीं मानते हैं, IT मिनिस्ट्री की भी बात नहीं मानते हैं सभी। तो हमने कहा है कि इन सारे चीज़ों में और कई एक चीज़ों में, आपको पता है कि तेलंगाना की जो कांग्रेस सरकार है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मेटा इंडिया के ऊपर जो है FIR किया है, चीज़ें किया है। हमने कहा है कि इन सबों से सेफ हार्बर खत्म कर लीजिए। तो क्या सोशल मीडिया निष्पक्ष नहीं है और एल्गोरिथम का खेल भारत को नुकसान पहुंचा रहा है? आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। जरूर देखिए सोशल मीडिया कितना निष्पक्ष, शाम 7:57 पर एक खास पैनल के साथ। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में कैश यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के चलते आज भी क्लोजिंग में भारी कंफ्यूजन दिखाई दिया। दूसरे दिन भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के भाव में भारी अंतर दिखा। तो क्या रहा बाजार का पूरा हाल, बता रही हैं रक्षा रावत। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन यानी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन और आज भी बाजार में जो कैश की कंफ्यूजन है वो बरकरार रही। कल के क्लोजिंग सेशन के बाद जो है आज भारतीय बाजार गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए, क्योंकि वो गैप अप
जो था वो वहां पर आज फिल होता हुआ नजर आया, लेकिन आज भी डे 2 में भी वो कंफ्यूजन बरकरार रही। 3:15 पर 24,500 के आसपास निफ्टी के जो कैश शेयर है उनकी क्लोजिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो कैश का सेशन था वहां पर 100 पॉइंट का जंप जो है निफ्टी में देखने को मिला, और यहां पर क्लियरली आप इंट्राडे चार्ट में देख सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर भी क्लोजिंग से करीब करीब 100-200 पॉइंट का एक जंप आपको देखने को मिला, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर भी सेम हाल देखने को मिला। लेकिन आज की सेक्टोरियल पिक्चर वहां पर देख लेते हैं। सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहां पर इंडिया विक्स उसमें एक स्पाइक देखने को मिला 2% का, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो गिरावट देखी गई। ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल, पीएसयू बैंक, इंडिया डिफेंस और इसके अलावा निफ्टी बैंक यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। कल जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और उससे पहले एनबीएफसी फाइनेंशियल है, यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला क्लियरली। लेकिन आज के गेनर्स की बात की जाए तो मेटल्स में थोड़ी बहुत खरीदारी हमें देखने को मिली। इसके अलावा कैपिटल मार्केट थीम भी आज बरकरार रही। लेकिन आज के टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर दिखाई दिए। इसके अलावा मेटल पैक काफी अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आया, वहां से हिंडाल्को, इसके अलावा ट्रेंट, जियो फाइनेंशियल, आईटीसी, इटरनल, ये सारे जो निफ्टी के गेनर्स हैं वो आज हमें देखने को मिले। लेकिन आज के जो ड्रैगर्स रहे यानी जिन्होंने निफ्टी 50 को सपोर्ट नहीं किया उनमें शामिल है ग्रासिम, एचडीएफसी लाइफ, बजाज ऑटो, रिलायंस। आज यहाँ से भी जो है प्रेशर बनता हुआ नजर आया। दिग्गजों ने आज बाजार को सपोर्ट नहीं किया। उसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर, एनटीपीसी, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने आज की गिरावट को लीड किया। और आज भी जो मार्केट है वहां पर कैश का कंफ्यूजन बना रहा। तो कल देखते हैं कि भारतीय बाजारों की शुरुआत किस तरीके से होती है। तो अब बाजार की नजर कल आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी पर है। बदलते इकोनॉमिक हालात के बीच आरबीआई के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। कल पॉलिसी में क्या हो सकते हैं बदलाव, इस पर सीएनबीसी आवाज ने अपनी एमपीसी की बैठक बुलाई। क्या कुछ निकला उसमें, डिटेल बता रहे हैं आशीष वर्मा। बिल्कुल ठीक। अपने एमपीसी मेंबर्स से 6 सवाल पूछे थे ये समझने के लिए क्या हो सकता है कल। पहला सवाल था कि भाई दरों को लेकर क्या कोई छेड़छाड़ करने की तैयारी, दरें बढ़ाई जाएंगी, स्टेटस को रहेगा या घटा दी जाएंगी। तीनों एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं स्टेटस क्यो, ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगी। तो दूसरा सवाल था, पिछली बार भी पॉज था पर पिछली बार हॉकिश पॉज था, यही क्लासिफाई इस एमपीसी ने करा था। तो इस बार क्या आप लोग न्यूट्रल पॉज मान रहे हो, हॉकिश या डविश पॉज? 2 मेंबर्स कह रहे हैं हॉकिश पॉज होगा इस बार। तो फिर अगला सवाल था बट ऑब्वियस कि जो स्टैंस था अब तक न्यूट्रल चल रहा है, क्या उसमें शिफ्ट आरबीआई डिसाइड करता हुआ नजर आएगा? तीनों कह रहे हैं नहीं साहब, वो स्टैंस भी न्यूट्रल देखने को मिलेगा। तो दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं और स्टैंस न्यूट्रल। उसके बाद आपको याद होगा पिछली पॉलिसी की हाईलाइट थी FY27 के इकोनॉमिक फोरकास्ट को रिवाइज किया गया था। तो फिर उसी से सवाल जुड़े हुए थे। पिछली बार जीडीपी का फोरकास्ट रिवाइज करा गया था, 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया था। इस बार और छेड़छाड़ की तैयारी? तीनों कह रहे हैं नहीं साहब, कोई बदलाव नहीं होगा। पिछली बार की पॉलिसी का जो 6.6% है वो कंटिन्यू कर रहा होगा। ऐसे ही इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस आपको याद होगा बढ़ा दिए गए थे, 4.6% से बढ़ा के 5.1% पे ले आए थे। इस बार भी तीनों बोल रहे हैं कि वो जो बढ़ा दिया, इस बार कोई बदलाव ना इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन में देखने को मिलेगा। मोटा मोटी तीनों कह रहे हैं इस बार की पॉलिसी एक वेट एंड वॉच पॉलिसी होगी। एक आखिरी सवाल जोड़ दिया मैंने, 3 पॉलिसी से स्टेटस को चल रहा है। इस बार भी अगर एमपीसी मेंबर्स की माने तो एक और स्टेटस को पॉलिसी। तो फिर पिवट कब आएगा ये देखिए टाइमलाइंस। मदन सबनविस कह रहे हैं अक्टूबर में, अदिति कह रही है दिसंबर पॉलिसी में, और जोशी जी साहब कह रहे हैं कि फरवरी की पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ने की तरफ हम जा रहे होंगे। तो घटने की कहानी खत्म हो चुकी है, स्टेटस को इस बार की पॉलिसी है और आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। टियर 3 सिटीज में वर्ल्ड क्लास सिनेमा पहुंचाने के लिए पीवीआर आइनॉक्स ने नई पहल की है। स्मार्ट सिनेमाज नाम का एक नया फॉर्मेट लॉन्च किया गया है। इस मौके पर मेरी सहयोगी श्रेया ने पीवीआर आइनॉक्स के एमडी अजय बिजली से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अजय जी, सीएनबीसी आवाज को अपना वक्त देने के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन पीवीआर आइनॉक्स स्मार्ट सिनेमाज। थैंक यू। अच्छा, स्मार्ट सिनेमाज क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ज़रूरत तो इसलिए पड़ी बिकॉज अभी भी इंडिया में काफ़ी सिटीज़ हैं। हमने हमारी काउंट से तो 300 सिटीज़ हैं जहाँ पर अभी भी एक हाई क्वालिटी मूवी गोइंग एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है।
और अगर आप देखें इंडिया की कंपैरिजन काफ़ी चाइना से होता है और यूएस से होता है, यूके से होता है, जापान से होता है पर स्क्रीन्स पर मिलियन। तो स्क्रीन्स पर मिलियन में अभी काफ़ी पीछे हैं हम, सिर्फ 9,000 स्क्रीन्स हैं इंडिया में। तो हम काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे कि ये जो छोटे शहर्स हैं जहाँ पर 1,50,000 1.5 लाख की आबादी है, वहाँ पर हम कैसे एक PVR अच्छा एक्सपीरियंस, PVR आइनॉक्स एक्सपीरियंस दें। तो उस हिसाब से हमें ये मुजफ्फरपुर पहली एक ऐसी सिटी दिखी जहाँ पर मुजफ्फरपुर इन बिहार पटना से 2 घंटे की ड्राइव है। तो यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी कंज्यूमरिज्म काफ़ी अच्छा है, एक मॉल भी बन रहा है और मूवीज़ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो का, सिंगल स्क्रीन्स हैं, एक लोकल मल्टीप्लेक्स भी है और साथ में कई ऐसे QSR ब्रांड्स, रिटेल ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। तो हमने कहा अगर यहाँ पर हम खोलें लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिवली, बिकॉज हमें टिकट प्राइस का बहुत ध्यान रखना है, F&B प्राइसिंग का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर हम जो पीछे का इंजन है, जो मेन फ़र्क है इसमें, पीछे का इंजन में थोड़ा फ़र्क है। फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा एक नॉर्मल स्क्रीन्स के लिए एनीथिंग बिटवीन 2.5 करोड़ to 5 करोड़ पर स्क्रीन होता है। चलिए वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट जबरदस्त टर्बुलेंस का शिकार हुई, जिससे कुछ यात्रियों को चोट भी पहुंची है। हालांकि विमान सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा जा चुका है। कितना भयावह टर्बुलेंस था, पूरी डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, फुकेट से दिल्ली आ रही थी एयर इंडिया की फ़्लाइट 2379 जब ये टर्बुलेंस की घटना घटी है। जो अब तक जानकारी मिली है हमारे पास कि जब वो विमान अपने क्रूज़ फेज़ में था उस वक्त ये जो टर्बुलेंस आया है और ये टर्बुलेंस इतना ज़्यादा गंभीर था कि जो विमान का एल्टीट्यूड है वो भी कुछ समय के लिए बदल गया था। और अब तक जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि विमान के अंदर भी थोड़ा डैमेज जो हुआ है, कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें कुछ यात्री जो है व्हील चेयर से निकाले जाते हुए दिख रहे हैं। जो अब तक जानकारी है करीब 10 से 12 ऐसे टोटल यात्री हैं जिनको कि लैंडिंग के बाद जो है दिल्ली में जो एयरपोर्ट में मेडिकल सेंटर है वहाँ पे प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। हालांकि एयर इंडिया का कहना है कि ये जो चोटें हैं वो बहुत गंभीर नहीं हैं और एहतियातन ये जो जांच है वो की गई है। फिलहाल DGCA इस पूरे मामले की जो है वो जाँच कर रहा है और उसके बाद जो है जो यात्री हैं, जो प्रभावित यात्री हैं, उनको जो भी इलाज या जो बाकी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कराने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते आगे और आपको बता दें, जंतर मंतर की तर्ज पर झारखंड की राजधानी रांची में भी छात्रों का आंदोलन खड़ा हो गया है। स्थानीय जयपाल सिंह स्टेडियम में हजारों छात्र 29 जुलाई से प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार से एक छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी छात्र 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की CBI और ED से जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें, आंदोलनकारी छात्र स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में पेपर लीक और व्यापक धांधली की CBI और ED जांच की भी मांग कर रहे हैं और साथ ही मांगे न मानने पर छात्रों की तरफ से 10 अगस्त से विधानसभा घेराव की भी चेतावनी दी गई है। कल हमारे मंच से कॉल किया गया है 10 तारीख विधानसभा मार्च। अगर छात्र सरकार हमारी बात नहीं सुनते तो 10 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, ये हमने कॉल किया है। और हम कंटिन्यूअस सरकार से डिमांड कर रहे हैं JPSC को रद्द करे, CGL जो हुआ है उसको रद्द करे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए पेपर लीक के अगेंस्ट। ये सारे डिमांड्स हम लोग सरकार। शाम में हमारा एक प्रोग्राम है। हम लोग चूँकि आज हमारे आदरणीय दिसुम गुरु की पहली पुण्यतिथि है तो हम श्रद्धांजलि मार्च का आयोजन शाम में करने वाले हैं। वहीं बीजेपी ने झारखंड में छात्र आंदोलन पर कांग्रेस की चुप्पी को निशाना बनाया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस झारखंड के छात्रों का मामला संसद में नहीं उठा रही। कांग्रेस सिलेक्टिव आउटरीच में विश्वास करती है। मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर JPSC एग्जाम, जो 14वां JPSC एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।